वो नहीं जानते होंगे कि विपिन कुमार जी कौन है। विपिन कुमार जी मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, जो इस बिज़नेस से जुड़े थे। तो सबकी तरह हमारी भी ज़िंदगी नॉर्मल ही गुजर रही थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, जैसे मिडिल क्लास फैमिली में चलता है वैसे चल रहा था। और मेरे हस्बैंड बाय प्रोफेशन एक टीचर थे, प्राइवेट टीचर थे, टीचिंग करते थे और स्कूल में पढ़ाते थे। पार्ट टाइम में वो स्कूल से आने के बाद कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। कुछ बैचेस उनके घर पे भी थे तो वो पढ़ाते थे। लेकिन क्या कहें कि शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे से हमारी ज़िंदगी चल रही थी और सोचा नहीं था हमने कि विपिन जी एक दिन हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, ये सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आएगी, ये हमने कल्पना भी नहीं की थी। और ये सारी चीज़ें हुई जो हमने सोचा नहीं था, वो चीज़ें हुई हमारे साथ। लेकिन मेरे हस्बैंड जीते जी एक बहुत अच्छा काम करके गए थे। वो इस सिस्टम से जुड़ के गए थे, वो आरसीएम बिजनेस से जुड़ के गए थे। और ये बिजनेस हमें इसलिए करना चाहिए कि ये बिजनेस जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। आप कोई भी काम कर लीजिए, जब तक आप उस काम को करेंगे तब तक ही इनकम आएगी, और जिस दिन आपने उस काम को करना बंद कर दिया वो इनकम भी बंद हो जाएगी। तो आप सोच के देखिए कि एक ऐसा परिवार जहां उस घर का मुखिया ही सबको छोड़ के चला गया, तो वो परिवार कैसे चलेगा, कैसे उस परिवार की रोजी रोटी चलेगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। मेरे हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत समझदार इंसान थे, और उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो इस बिजनेस में कोई ना कोई बात होगी। उस वक्त शायद मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो मैं समझी कि ये सिस्टम क्या है, क्यों मेरे हस्बैंड ने सभी लोगों के खिलाफ जाके इस बिजनेस को ज्वाइन किया। जैसे जुड़े सिस्टम से उन्होंने बताना शुरू किया। शुरुआत उन्होंने अपने दोस्तों से की, उन्होंने मना किया। उसके बाद रिश्तेदारों को उन्होंने बताया, उन्होंने मना किया। जानने वालों को बताया, उन्होंने मना किया। क्योंकि ये कुछ साल पुरानी बात है, और जब ये आरसीएम नया नया आया था तो लोग इस बिजनेस के बारे में इतना जानते नहीं थे, इतना समझते नहीं थे। तो जो अपने लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, पहले उनको ही हम बताते हैं कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, तो उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी उनका हौसला नहीं टूटा कि अगर 2-4 लोगों ने मुझे मना कर दिया तो मैं इस सिस्टम को छोड़ दूं या मैं इस सिस्टम में काम नहीं करूं। उनके ऊपर इन नेगेटिव चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई कितना भी नेगेटिव बोल दे, वो हमेशा पॉजिटिव ही बोलते थे, पॉजिटिव ही बोल के आते थे सामने वालों को भी। तो मेरे हस्बैंड फिर भी इस बिजनेस में लगे रहे, टिके रहे, जमे रहे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने घर वालों की भी नहीं सुनी, और इस बिजनेस में लगे रहे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रॉयल्टी तक पहुँचे। जाने से पहले वो रॉयल्टी तक पहुँचे, और उनकी 2.5-3 साल की मेहनत मुझे, मेरे बच्चों को सिक्योर करके गई। क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ थी, घर से बाहर कभी निकली नहीं, कभी जॉब नहीं किया, कभी कुछ किया नहीं। ग्रेजुएशन तक ही मेरी एजुकेशन है, इसके आगे कोई डिग्री नहीं है मेरे पास कि मैं जाके जॉब कर सकूं। तो मेरे हस्बैंड जो थे जीते जी इतना अच्छा काम करके गए। वो सच बताऊं, उनके जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वो क्यों इस बिजनेस के पीछे इतना पागलों की तरह पड़े रहते थे, क्यों इस बिजनेस के पीछे इतना पागलों की तरह काम करते रहते थे। थकान क्या होती है उन्होंने अपने अंदर कभी आने ही नहीं दिया। निराशा क्या होती है वो कभी उन्होंने इस बिजनेस के अपने माइंड में कभी आने ही नहीं दिया। क्योंकि अब जब फील्ड में आप निकलते हैं ना, तो आपको 100 तरह के लोग मिलेंगे। कोई आपकी टांग खिंचाई करेगा, कोई आपको डीमोटिवेट करेगा, कोई आपको उल्टा सीधा बोलेगा कि आप किस बिजनेस के चक्कर में पड़े हो, कौन सा बेवकूफ़ बनाने वाले बिजनेस के चक्कर में पड़े हो, और क्या है ये बिजनेस 1 से 2 जोड़ने वाला, 3 जोड़ने वाला, 4 जोड़ने वाला बिजनेस है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये बिजनेस 2 के नीचे 2 जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ज़िंदगी बनाने वाला बिजनेस है। क्योंकि इससे अच्छा सिस्टम, इससे अच्छा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो आपके ना रहते हुए आपके परिवार को सिक्योर करके जाएगा। आप सोच के देखिए कि ऐसा कौन सा काम है, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे सर यहाँ डॉक्टर है या वकील बैठे हैं या टीचर बैठे हैं, कोई ऐसा काम है कि आपके जाने के बाद आपकी पत्नी को एज इट इज़ वही इनकम दे, वही पिन दे, वही पोस्ट दे? ऐसा कोई काम है? ऐसा कोई काम नहीं है। तो हमें ये आरसीएम बिजनेस करना चाहिए अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए, कि हम ना भी रहे तो भी हमारी पत्नी को या हमारे बच्चे को दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। देखो, जो करोड़पति लोग हैं उनके पास तो बहुत पैसा होता है, लेकिन जो हम जैसे
मिडिल क्लास लोग हैं, उनका घर तो हर महीने के जो इनकम आती, जो सैलरी आती है उसी से चलता है ना। हमारे पास कोई 50 करोड़ 10 करोड़ की कोई इनकम या कोई जमा करके रखी हुई तो चीज़ नहीं है। तो हम हमारे साथ जब ये घटना घटती है, जो हम एक मिडिल क्लास जो लोग हैं, हमारे साथ जब ये घटना घटती है तो आप सोच के देखिए कि बहुत मुश्किल हो जाता है। जब घर का मुखिया चला जाता है इस दुनिया से तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रही बात आपके जान पहचान वालों की, आपके रिश्तेदारों की, तो वो कब तक मदद करेंगे? फाइनेंशियली तो आपकी मदद कोई नहीं करेगा। कोई 1 महीना कर देगा, कोई 2 महीना कर देगा, 3 महीना कर देगा, कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, लेकिन वो आपको आगे मदद नहीं करेगा। वो आपको एक बोझ की तरह समझेगा। मदद कर भी देगा किसी तरीके से तो आप उनके लिए सिर्फ बोझ है, आपके बच्चे सिर्फ बोझ है। लेकिन मैं बताऊं कि मेरी यहाँ से इतनी अच्छी इनकम आ जाती है, मेरे हस्बैंड के नहीं रहते हुए मेरी इनकम 40 से 45 हज़ार रुपये आ जाती है। किसी भी रिश्तेदार के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के ऊपर बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊं, जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया से गए और उस वक्त जो इनकम थी वो बहुत कम इनकम थी। मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था और जब पार्ट टाइम उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो दो काम साथ में हो गए। उनका टीचिंग जॉब भी था और RCM सिस्टम ये बिजनेस भी वो कर रहे थे। तो जब दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे थे, यानी जब दोनों पे वो सवार होके चल रहे थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था काम करना। तो होता क्या था कि अब उन्होंने कहीं मीटिंग के लिए बोला हुआ है और उसी टाइम बच्चों का बैच भी घर में बैठा हुआ है, तो दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। तो और कई बार ऐसा होता था कि वो मीटिंग में रहते थे, वो घर पे नहीं पहुंच पाते थे, क्लास नहीं दे पाते थे। कई बार मैं उन बच्चों को लेके बैठती थी, मुझे कहते थे कि जब तक तुम संभालो, तुम पढ़ा लो, तुम देख लो कैसे क्या करना है, टेस्ट ले लो, उनसे कुछ सुन लो, उनको पढ़ा लो, जो मैंने कल रिवाइज किया तुम वही करा लो। तो ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। लेकिन जब एक टाइम आया जब लगा कि नहीं ये मैनेज नहीं हो पाएगा, तो मेरे हस्बैंड ने अपने उस प्रोफेशन को, जहाँ से उस वक्त भी मेरे हस्बैंड 30 से 35 हज़ार रुपये कमा लेते थे, उस प्रोफेशन को उन्होंने छोड़ा और RCM को चुना। क्योंकि RCM में उनको अपना भविष्य दिख रहा था, अपने बच्चों की लाइफ दिख रही थी, अपनी पत्नी की सिक्योरिटी दिख रही थी, तो उन्होंने RCM को चुना। अपने उस सिस्टम को उन्होंने, अपने उस टीचिंग लाइन को उन्होंने छोड़ा। जब उन्होंने छोड़ा तो जाहिर सी बात है कि मैं उनकी पत्नी हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे वो पैसे आते हुए दिख रहे थे, जिस पैसे से मेरा घर चलता था, जिस पैसे से मैं बच्चों की स्कूल की फीस भरती थी। जब वो पैसे आने बंद हो गए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं उनसे नाराज़ भी हुई कि आपने ये काम क्यों छोड़ दिया। क्योंकि RCM से तो उस वक्त हमारी कोई इनकम नहीं थी, बहुत कम इनकम थी, 15,000 20,000 इतनी ही हमारी इनकम थी, और जिससे घर चलाना उस वक्त भी मुश्किल ही था। क्योंकि जो इंसान किराए पे रहता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना, क्योंकि हम 7,000 रुपये किराया उस टाइम भी दे रहे थे। यमुना बिहार जैसे इलाके में रहना, 7,000 किराया देना, तो और 20,000 में वो घर कैसे चलेगा, जहाँ बच्चों की फीस भी है, राशन भी है, सब कुछ है। तो वो नहीं हो पा रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड से उस वक्त मैं बहुत नाराज़ हुई कि आपने ये डिसीजन ले तो लिया, पर आपने ये नहीं सोचा कि अब घर कैसे चलेगा, हमारा क्या होगा, हम बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। ये सारी घटना उस वक्त घटी और मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, देखना हम ग्रो करेंगे। क्योंकि दोनों तरफ पैर रख के काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, और जो उन्हें सही लगा उन्होंने वो किया। तो ये सारी चीज़ें रहीं। और उस वक्त RCM में सच में बहुत कम पैसे आ रहे थे। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई कि मेरे हस्बैंड अचानक से बीमार पड़ गए। 1 हफ्ता करीब वो हल्का फुल्का बीमार रहे, और मैं जब उनको हॉस्पिटल से लेके हॉस्पिटल के लिए निकली, घर से निकली, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे उस वक्त, क्योंकि टीचिंग लाइन छोड़ चुके थे। 30-35 हज़ार की इनकम बंद हो चुकी थी, RCM कर रहे थे, RCM से 15 से 20 हज़ार जब आ रहे थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त हमारी बहुत ख़राब चल रही थी। तो जब मैं निकली तो मेरे पास कैश में सिर्फ 2,000 रुपये थे, जो भी मैंने अपने घर में जो राशन पानी से जो हम महिलाएँ बचाती हैं, वो 2,000 रुपये मेरे पास थे। और अकाउंट में आप बात करेंगे तो सिर्फ 4 से 5 हज़ार थे मेरे अकाउंट में, जो मेरे हस्बैंड का अकाउंट था उसमें 4 से 5 हज़ार रुपये थे। और इतने कम पैसों के साथ मैं हॉस्पिटल उनको लेके निकली और सोचा कि जहाँ भी उनका इलाज हो सके हम वहाँ उनका इलाज कराएं। तो पहले गए, जिस हॉस्पिटल में गए वहाँ पे नहीं हुआ, दूसरी में गए, दूसरी में नहीं हुआ, तीसरी में हम गए, वहाँ पे उनको एडमिट किया गया। जब तक हमें ये नहीं पता था कि उनको प्रॉब्लम एक्चुअली में हुई क्या है। एक्चुअली उनके लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया था, जिसका पता जो घर के आसपास डॉक्टर होते हैं उन्होंने जो टेस्ट वेस्ट किए उनमें नहीं निकल पाया। तो हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली उनको हुआ क्या है।
तो उनके लंग्स में पानी भरा था। हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उनको एडमिट कराया और करीब 2 नवंबर की बात थी ये, और काफ़ी सीरियस हो चुके थे। जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे, घर से जब निकले तो अच्छे भले थे, इतना तबीयत उनकी ख़राब नहीं थी। कोई इंसान सेकंड फ्लोर से नीचे खुद चल के आ रहा था, समझिए कि वो इंसान ठीक ही है, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी। लेकिन जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे, रात हुई, 2-3 हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बाद, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उस दिन ऐसा लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, इसी टाइम उनका ये सब हो जाएगा, नहीं बचेंगे। लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे थे, हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, उन्होंने उनको एमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया और उनको एडमिट किया और करीब 24 घंटे तक तो उनको होश नहीं आया। उसके बाद जब उनको होश आया तो थोड़ा बहुत वो बातचीत कर रहे थे। एक्चुअली बातचीत भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको वेंटिलेटर पे डाला गया था, तो मुँह में वो पाइप्स ही डालते हैं, तो इंसान बोल नहीं सकता। वो इंसान सिर्फ इशारे से ही बोलता है। इशारे से इन्होंने ऐसे किया कि बच्चे कहाँ हैं, वो उन्होंने पूछा, सॉरी बच्चे कहाँ हैं। मैंने कहा सब ठीक है, नानी के पास है, नानी के घर पे है, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे करके 3-4 दिन और गुजरे और 3-4 दिन और गुजरे। उनकी तबीयत काफ़ी इम्प्रूव हो गई, जो उनके लंग्स में पानी भरा था वो भी निकल गया, काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई। और डॉक्टर ने हमें बोला कि अब ये हम इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी पहले से ठीक है, इनके जो भी प्रॉब्लम थी काफ़ी हद तक ठीक है, अब उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। हम सारे लोग, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, सारे बहुत खुश थे कि अब ये जिया जी जो है वो ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्द घर आ जाएंगे। तो हम लोग उनकी घर आने की तैयारी भी हमने शुरू कर दी कि अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन और वहाँ पे लगेगा, घर वापस आ जाएंगे। और पर ऐसा नहीं हुआ और करीब जैसे 6-7 तारीख को हमारे आरसीएम से इनकम आती है, वैसे ही मैं जो 4-5 हज़ार रुपये लेके निकली थी और 7 तारीख आई और 7 तारीख को हमारी आरसीएम से इनकम आई। जो पहली इनकम थी, जो सबसे ज़्यादा इनकम थी उस महीने की, वो 27,500 थी और मैं बहुत खुश थी। लेकिन इन सारी चीज़ों में ये मैं भूल गई कि मैं अपने हस्बैंड को बता पाऊँ कि इस बार आरसीएम से इतने ज़्यादा पैसे आए हैं, कहाँ 15,000, कहाँ 20,000, कहाँ 27,500 पैसे आए हैं। इन सारी चीज़ों में मैं अपने हस्बैंड को बताना भूल गई और मुझे आज भी इस बात का दुख होता है कि मैं उनको ये चीज़ें नहीं बता पाई कि आपने जो मेहनत की थी उस मेहनत का फल आया है, इनकम बढ़ के आई है, मैं उनको बता नहीं पाई। ऐसा लगा कि हस्बैंड ठीक हो चुके हैं, खाना पीना थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया, ठीक हो चुके हैं, हम लगा कि वो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि अब हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, उसी दिन अचानक से उनकी तबीयत फिर से ख़राब होने लग गई, उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो होने लग गया और दोपहर से जो तबीयत ख़राब हुई, रात तक करते करते फिर मेरे हस्बैंड फिर नहीं रहे, वो चले गए। लेकिन उनकी कमी तो हमेशा ही हमारे जीवन में रहेगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो काम करके गए, वो जो सिस्टम से जुड़ के गए, उस सिस्टम की वजह से कम उनका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर तो है। आज हमारी ज़िंदगी इतने अच्छे से चल रही है। आज मैं बताऊँ कहाँ 27,000 जो उस टाइम में आए थे जब मेरे हस्बैंड थे और कहाँ आज 45,000 आते हैं, उसमें बहुत फ़र्क हो गया। आज फाइनेंशियली कंडीशन हमारी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है और मेरे हस्बैंड ने एक जीते जी जो इतना अच्छा डिसीजन लिया, उसके लिए मैं हमेशा उनको धन्यवाद करती हूँ। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले जो मैं प्रेयर करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ, अपने लिए उनके लिए प्रार्थना की वो जहाँ भी हो, जिस भी रूप में हो, जिस भी धाम में हो, जिस भी लोक में हो, वो खुश रहें।